सुशोभित होते हुए मिशन का काम करते रहे। अभी भी आप उत्तर प्रदेश के कई बड़े बड़े शहरों में चले जाइए और अभी भी बड़े बड़े नामी डॉक्टर्स हैं जो गुरुदेव का बहुत सक्रियता से काम करते हैं। और उनसे जाके पूछिए आपको किसने जोड़ा, तो वो बताते हैं कि जब बॉस यहाँ पोस्टेड थे तो उन्होंने जोड़ा था। तो स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हो गया, तो बड़ा राजी लगा। हमारे साथ हमारे मित्र थे, एसडीएम थे, वो पीसीएस थे, आए दिन लड़ा करते थे अपने घर में। तो जब उन्होंने देखा, हमने इस बात को कहा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम भी चले, हमने कहा भी चले। गुरुदेव जी से आए केवल अखंड ज्योत, हमने कहा पहले आप पढ़िए साहब, ज़्यादा मत करिए कुछ। अखंड ज्योत पढ़े, आकर के पूजा में दर्शन किए और गुरुदेव सब जानते थे ना, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। गुरुदेव कहा बेटा जाओ और तुम्हारा परिवार अच्छा चलेगा, इतना ही कहते। और राय राय झगड़ा कम हो गई, गुस्सा उनका विशेष के ऊपर कम हो गया, जीवन अच्छा होने लगा। कहने का मतलब जब किसी को इस लाभ मिलता है तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, तो स्वार्थ की दुनिया नहीं है। और दूसरा मैंने क्या कहा उनसे, हमसे बहुत पूछते रहे यार क्यों तुम ये सब काम कर रहे हो। दूसरा हमने कहा कि हमको जो शांति कभी नहीं मिली थी वो मिलने लगी है। भले मरीज हमारे बहुत अच्छे होते थे, कभी एक पैसा किसी पेशेंट हमने हॉस्पिटल में लिया नहीं, क्योंकि नॉन प्रैक्टिसिंग जॉब सरकार हमको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दे रहे हैं, तो रहने क्या मतलब। लेकिन कभी शांति नहीं मिली। शांति कब मिली, जब हमने गुरुदेव के काम में किया। शांति मतलब तो मन स्थिर हो गया, इसी को शांति कहते हैं। दुनिया का आपका घोड़ा गाड़ियाँ बहुत अच्छी हो, मान सम्मान हो, सब कुछ हो, मगर संतोष नहीं है तो सब बेकार है। क्या आपका भी अनुभव होगा, हमारे तब तुम आप लोग बच्चों के तरीके से हो, तो इससे बड़ा धन कुछ दुनिया में नहीं मिल रहा है। मन का अच्छा होना, पारिवारिक परिस्थितियों का ठीक होना और अपने को शांति मिलना, एक दिशा मिलना। ये किसी बात कर रहे हैं, ये हम जब आप चलेंगे लोग आपसे पूछेंगे भी यार इतनी कम उम्र में आप और नौकरी करते हैं, क्यों इतना समय दे रहे हो, क्यों कर रहे हो। बहनों लोग कहते हैं कहाँ ये बाहर जा रही है, घर कौन कुछ कर लेती है, क्या मिल रहा है, थोड़ी से पूछो ना क्या मिल रहा है, आप ही करो आपको मिलेगा। अब आइए हम इसी से जुड़े हैं, आप जो बता रहे हैं ना भैया, हम किसी गुरु को थोड़ी तलाश रहे थे, गुरु तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। सत्य कहते हैं जो भावना आज है कल भी रहेगी, आगे भी रहेगी, कभी जाएगी नहीं, वही सत्य है, तो कभी बदलता नहीं है। जैसे प्यार कभी नहीं बदलेगा, न्याय कभी नहीं बदलेगा, पवित्रता कभी नहीं बदलेगी, करुणा कभी नहीं बदलेगी, संवेदना कभी नहीं बदलेगी, एम्पैथी कभी नहीं बदलेगी, ये कभी बदलती थोड़ी है। वो जो क्या कहते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, इनके लिए अच्छा रहेगा, दो बात कर दे। तो हमारे लिए क्या अच्छा हो गया कि जो हमारे कार्यकर्ता थे कहीं फंसे हैं इधर उधर, तो सब ठीक हो जाता था, काम बिगड़ रहा बन जाता, पर बिना प्रतिभा थोड़ी बनेगा। अरे वहाँ पूजा करेंगे लेकिन वहाँ पावर काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमारा काम बन गया और उनको गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया और आगे चले गए। वही गुरुदेव जी ने कहा बेटा तुमको फायदा होगा, इनको भी होगा। तो दोनों से होता है। इससे आप सब निवेदन करते हैं कि आप जरूर सारे प्रतिभाशालियों का इस्तेमाल समाज के लिए लीजिएगा। व्यक्तिगत आपका काम खुद ही हो जाएगा, आप व्यक्तिगत मत कहना कुछ। जैसे उठते अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम भी करते होंगे, और मोबाइल ना छूट जाए, जैसे प्राण हो और बच्चा छूटे, गड़बड़ी हो रही है, इन बातों को फैलाना, ठीक है। और गुरुजी माता जी पर इतना विश्वास रखना जितना भगवान पर कर सकते हैं। भगवान पर एक बार विश्वास ना हो क्योंकि उसको देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको दावे से कहता, हृदय से कहता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को जिन्होंने भी देखा है
भगवान से कम नहीं देख पाए। वो तो कितनी देर प्रार्थना सुनता है नहीं मालूम। और यहाँ तो गुरु जी से कहा और कल हो गया, वहाँ चिट्ठी लिखी और यहाँ हो गया। घटनाएं मालूम सबको ऐसी, इनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, पर हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं गुरु जी की बातें, किसको नहीं मालूम। और आज भी घट रहा है। अभी परसों नरसों एक भाई बता रहे थे उनकी पत्नी को कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है। तो 10-5 लोग कीमोथेरेपी के लिए जाते हैं, सुनना ध्यान से, और लोग भी जाते हैं, वो भी जाते हैं। अब होता क्या है उसमें, और लोग कोई स्ट्रेचर पर जाता है, कोई कुर्सी पर जाता है, ये पैदल चलकर जाती है। और वहाँ से लोग कई स्ट्रेचर पे आते, कई रोते कराते, दर्द के मारे छटपटाते आते हैं, और ये पैदल जाती है और पैदल ही मुस्कुराती हुई आती है। तो बोले, मैंने पूछा कि ये सब इतने रोते रोते तेरा 10-12 कीमो हो गया है, तू कभी रोते जाते दिखती नहीं ना, घबराती दिखती है, चुपचाप मुस्कुराती जाती है और चुपचाप मुस्कुराती आती है। तुम्हारा उन्होंने क्या कहा? बोले, मैं आपको कैसे बताऊं। यहाँ दरवाजे से सैलजी जी माता जी का साथ मिलता है और वहाँ तक जाती है, और वहाँ छोड़ के फिर जाती है। तो मैं तो उनके साथ जाती हूँ, मुझे कीमो का पता नहीं, चाहे उसकी भावना ही क्यों ना हो। बड़ी सत्य घटना अभी चल रही है, और आप नाम पता पूछेंगे तो नाम पता सब दे, जाके बात कर लेना, अभी की घटना है। श्रद्धा, आपका खोपड़ी पे है, श्रद्धा है, कह सकती है खोपड़ी। अरे साहब तो साइकोलॉजिकल बात है। अरे साइकोलॉजिकल है तो अभी नुकसानदायक है तो फायदे वाली, बोलो ऐसा फायदा कहाँ रखा है। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बहस करने लगे, अरे साहब तो साइकोलॉजी है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया हमको, पिछले महीने दिल्ली में मिले। बोले साहब एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने इल्यूजन पर काम किया, भ्रम पर, और उन्होंने अपने आप को भ्रमित किया, और इतना भ्रमित कर दिया। युवा थे, किसी लड़की को उन्होंने कल्पना की सुंदरता की, और उससे फिर उन्होंने अपनी बातचीत की और उसको बुलाया शादी के लिए। अब वो आने लगे, वो परेशान, और वो जाए ही नहीं। हाँ, ये भूत प्रेत नहीं थी, इल्यूजन था। ये मनोविज्ञान कितनी ताकत रखता है वो सुना रहा हूं मैं आपको। फिर उन्होंने अपने बड़े मनोवैज्ञानिक, चूंकि लिखते चले गए, मैंने क्या कहा, एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर। उन्होंने अपने साथी को कहा, और उन्होंने उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट दिया, तो वो ठीक हो गया। तो उनका तर्क क्या था कि साहब ये तो साइकोलॉजी है, भगवान प्रकट हो जाता है ऐसे में। हमने कहा भैया वो प्रकट हो गई तो भगाना पड़ा उनको, और हमारा भगवान प्रकट होता है तो हमें कहते हैं अब भाग मत जाना, हमारे साथ रहना। कितना अंतर दोनों में, वो हमारे कितने काम करता है। वो तुम्हारा मनोविज्ञान है और ये अध्यात्म विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है ये? गुरु जी ने घोषणा की है, दुनिया में सारे वैज्ञानिक और विज्ञान मौन हो जाएंगे, लगभग पूरे हो जाएंगे, उन दिनों केवल एक विज्ञान रहेगा। बल्कि कहा तो नहीं था विज्ञान समाप्त हो जाएगा, लेकिन बेटे समाप्त तो नहीं हो जाएगा, एक विज्ञान रहेगा, और उस विज्ञान का नाम क्या होगा? बोलो, अध्यात्म विज्ञान। ये वो संस्था है जो केवल अध्यात्म के। गुरुदेव जब चोट लगी थी और ऐसे हाथ कर रहे थे बार बार, बायां वाला, बेटे अध्यात्म यहाँ है, अध्यात्म यहाँ है, और कहीं नहीं है अध्यात्म। क्या समझ रहे हैं आप? अध्यात्म कहाँ है? यहाँ है। अपने चिन्मय भैया इस कमान को संभाल रहे हैं, और मैं समझता हूँ सब कोई ऐसा नहीं है जिनको उनका बोलना समझ में ना आता हो। मैंने जिन से बात की है वो सब एक ही बात कहते हैं, इतना व्यवस्थित मस्तिष्क से नहीं, हृदय से बोलने वाला, जिसके एक एक शब्द में ताकत दिखाई देती है। जो हृदय में वो चेहरे पर दिखाई देता है, और चेहरे पर ही नहीं उनके जीवन में दिखाई देता है। अभी हमें भाई मिले कुछ, बोले साहब हमको चप्पल जूते छोड़ने पड़े उनके साथ चलने के लिए। क्यों? उनको वहाँ पूरे कार्यक्रम में चप्पल ही जूते छोड़ दिए थे, तो वो पट घुस जाए तो हम कहाँ ढूंढने जाएं, तो हमने भी छोड़ दिया। जहाँ से वो निकलते थे वहीं चले जाते। बात छोटी सी है, लेकिन देखो आचरण ही प्रभावित करता है। ये ध्यान रखना, हमको गुरुदेव ने बहुत बड़ा दिल दिया है, और इतने बड़े समुदाय को, करोड़ों के समुदाय को संभालने के लिए व्यक्तित्व भी दिया है। ऐसे व्यक्तित्व के सहारे
हमें देश से चलना है और विश्व में फैलना है। देश से चलना है और विश्व में फैलना है। आप में से कौन जाएगा कहाँ पता है आपको? कौन से देश जाना पड़े? आपको चीन जाना पड़े, आपको पाकिस्तान जाना पड़े, आपको नेपाल जाना पड़े, आपको सिक्किम जाना पड़े, ये भी तो विदेश है। अभी यहाँ के लोग हमारी संस्कृति को मांगेंगे। अभी परिस्थिति गवर्नमेंट की ऐसी बनने की वजह से सहायता मांग रहे हैं, अगले दिनों आध्यात्मिक सहायता मांगेंगे। और ध्यान रखना, पीले कपड़े पहनने वाला कोई, गायत्री परिवार का कहलाने वाला कोई, उससे पूछ ले गायत्री महाविद्या बताइए, और उनका गायत्री महाविद्या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो कान पकड़ लेगा। ये मंत्र तो मैं भी जानता हूँ। क्या इशारा किया हमने आपसे? गायत्री मंत्र गायत्री महाविद्या का मूल है। एक गायत्री महाविद्या तो पकड़ना पड़ेगी आपको। गुरु जी ने गायत्री महाविद्या कहा है, अगले दिनों सारी दुनिया में गायत्री महाविद्या फैलाने की जिम्मेवारी आप हम सबकी होगी। तो मैं गायत्री महाविद्या को समझना है, अनुसरण करना है, जीवन में उतारना है, और हमारे जीवन को देखकर दूसरे तक गायत्री महाविद्या पहुंच जाए, यहाँ तक ऐसा काम हमें करना है। मुख्य रूप से कुछ बातें हैं जो आपको हम लोग बताना चाह रहे थे, जो हमारे से संपर्क से जुड़ी हुई। संपर्क के लिए दो बातें हैं। एक तो जो हम लोग गतिविधियां चलाते हैं उसकी जानकारी, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप मेल के माध्यम से उसको समराइज करके उसको भेजिए। जो आपके युवा संगठन का ईमेल आईडी है उसमें भेजिए, मध्य प्रदेश का शांति कुंज यूथ सेल, उसका ईमेल आईडी मैं आपसे कह रहा हूँ, यूथ सेल youthcell@awgp.org, इस पे आप भेजिए। इसके साथ में आप प्रोवीसी कार्यालय को आप अटैच कर दीजिए। उनका ईमेल आईडी है provc@dsvv.ac.in। तो आपकी गतिविधियां भाई साहब तक भी पहुंच जाएंगी, तो जानकारी मिलती रहेगी। हमारे बीच में एक ऐसी बेटियां हैं, ऐसी नारी शक्ति है जो परिवर्तन करने में बहुत सक्षम है। तो वो जो बेटियां हैं उनका समूह बनाकर हम आसानी से गुरुदेव की चेतना के माध्यम से गांव-गांव में एक बड़ा संगठन बना सकते हैं। आज हमारे जितने भी कर्णधार यहाँ पर हीरे बैठे हुए हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव की चेतना को ले जाकर 2026 का और आने वाले समय को, युग निर्माण योजना को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे, ऐसे सेना नायक आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कन्या कौशल के इस अभियान को आपके गाँव, आपके जिले, आपके प्रदेश में, आपके जोन में चारों तरफ फैलाने में आप सबकी बहुत आवश्यकता है। हमारी पूर्णिमा बहन रात दिन चिंतन करके एक ही बात कह रही कि मुझे 52 जिले तक जाना है, और एक जिले से 2400 बेटियां और 52 जिले से 1.25 लाख बेटियां तैयार करना है। तो आप सब लोगों की मदद उसमें चाहिए। आप जब कहेंगे तब हम उस काम के लिए उपलब्ध रहेंगे। आप फोन लगाएंगे, हम अगले दिन आएंगे। न खर्चा चाहिए, न किसी प्रकार का बजट चाहिए, बस आपके फोन का इंतजार हम करेंगे। साथ में ये जो युवा चेतना शिविर हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर बहुत दिनों के बाद हुआ है। अपने सब लोगों से मिलने का अवसर मिला और एक संचार अंदर ऐसा दौड़ा है। तो 1.25 लाख बेटियों के साथ में 2026 तक मैं अपना समय अपने खंडवा जिले के साथ में जहां भी हमारे वरिष्ठ मेरा नियोजन करना चाहेंगे 2026 तक कन्या युवा और युवा मंडल बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए मैं आज सबके सामने संकल्प लेता हूं। 2026 तक आप जो भी काम मुझे सौंपेंगे मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। बस मैं निवेदन करूंगा कि गुरुदेव की चेतना को फैलाने के लिए आप सबका इंतजार लोग मसीहा के रूप में देख रहे हैं। गुरुदेव ने कहा आप मेरा काम कीजिए, मैं आपका काम करूंगा, उसका प्रमाण हम सबको मिलता है। साथ में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास आदरणीय केदार प्रसाद दुबे जी भाई साहब का सानिध्य वर्षों से परम पूज्य गुरुदेव की जीवन साधना के जो सूत्र आदरणीय भाई साहब के माध्यम से मिलते हैं। एक लोहा लेकर क्रांति करने का समय जो आया है वो हम सब बढ़ चढ़ कर करें। चिंतन ये रहता था कि सबका कि भाई अगली पीढ़ी कहाँ से आए,
और जो आ चुके हैं उनके बच्चे मिशन को नहीं छू रहे थे, तो 2 चीज़ों ने वो पूर्ति करी, एक हमारा विश्वविद्यालय और एक युवा प्रकोष्ठ, जिसके माध्यम से गायत्री परिवार को नई जनरेटरी मिली है, नई ऊर्जा मिली है, नए विचार मिले हैं और नए प्रकार के वातावरण में वो काम करने के लिए फिट भी है। अब पुराने लोग इतनी स्पीड से व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर नहीं काम कर सकते। आज का समय घर से काम करने का कल्चर बन चुका है, तो हमारा ये वर्ग यदि छूट गया हमसे तो एक मिशन का बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। निवेदन यही है, ज़्यादा करें ना करें, जिस तरह इस्लाम में जुमे का दिन आता है और सबके मनों में एक लहर उठती है कि मुझे मस्जिद जाना है, शटर डाउन कर देता है और नमाज पढ़ने वाली मजदूर है, बड़ा है, कोई भी है, हमें भी अपने इस मिशन में एक रविवार का दिन तो ऐसा चुन लेना चाहिए कि चलो 6 दिन में नहीं कर पाया, पर आज का दिन तो मैं उपासना के लिए दूंगा, सेवा के लिए दूंगा, 6 दिन अपने व्यापार के लिए दे दूं, घर के लिए दे दूं, परिवार के लिए दे दूं, पर एक दिन तो मैं बचा के ऐसा रखूं जिस दिन मैं अपने लिए दूंगा और अपने गुरु के लिए दूंगा और गुरु के कार्यों के लिए दूंगा। इतना तो बना ही नहीं, बस रविवार हमारे लिए जुमा बन जाए, रविवार हमारे लिए ईसाई मिशनरी के लिए संडे बन जाए, ऐसा क्रम कम से कम अपने मिशन में स्थापित कर दें। और दूसरा, जब हम जाते हैं यदि बिना ड्रेस के रहते हैं तो हम 4 जा रहे हैं तो हमारी पहचान नहीं होती कि श्रम शर्मा आचार्य के शिष्य जा रहे हैं। वो एक गली में यदि खो जाते हैं तो पता नहीं पड़ता, पर वो जब चारों निकलते हैं और उस गली से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं गूंज उठती है कि यार गायत्री परिवार जिंदा है, श्रम शर्मा आचार्य की क्रांति चालू है, इसको ट्रेन में जाए, बस में जाए। अब तो वो समर्पण डरने की बात है, जब हमारा संस्थापक अकेला होके नहीं डरा सबके सामने। अब तो हम करोड़ों हैं भाई, अब तो हम करोड़ों हैं, तो बड़े शान से इस वेशभूषा को पहने ट्रेन में जाए तो चर्चा होगी। वो पूछते हैं, बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और बुद्ध पूर्णिमा को यज्ञ दिवस के रूप में मनाने लगे हम लोग। तो ये जो ऐसा क्रम है, गृह गृह गायत्री यज्ञ उपासना अभियान, इसके माध्यम से हम सभी अभियानों को क्लब कर सकते हैं और चला सकते हैं। जैसे देव परिवार निर्माण का क्रम इसमें है, वृक्षारोपण का क्रम हो जाता है, व्यसन मुक्ति रैली, जन जागरण, जो समय परिस्थिति के हिसाब से कोई अभियान रहता है उसको भी हम उस रैली में ले लेते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में अभी भी 32 जिलों में लगभग ये लगातार किसी जिले में प्रत्येक रविवार है और किसी में 2 रविवार को कर रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो हीरे, प्रत्येक जिले से 100 हीरे चाहिए, तो उनके लिए गृह गृह गायत्री एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। और इसमें खर्चा कुछ नहीं है, खर्चा बहुत कम, न्यूनतम है, और इसके आउटपुट बहुत ज़्यादा है। संगठन विस्तार की दृष्टि से देख लो तो मेरा सबसे निवेदन है, अभी तक शहरों में और आसपास, जिले के आसपास क्षेत्रों में हम गए हैं, गांव अभी भी बहुत खाली हैं, गांव में अभी बहुत दूर से क्रम चल रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है, ये गृह गृह गायत्री यज्ञ के माध्यम से आप घर घर, गुरुजी ने कहा था कि गायत्री और यज्ञ को घर घर पहुंचाना है, तो गांव में जाना होगा, गांव की ओर चले गांव की ओर, ये क्रम अपनाते हुए। और गांव में जो श्रद्धावान युवा मिलेंगे वो ज़्यादा हमें समय दे पाएंगे। शहरों में बहुत सारी परिस्थितियां रहती हैं, उतने युवा उतने समय तक नहीं दे पाते हैं। तहसील के बाद इसको पंचायत स्तर तक लेके जाएंगे, क्योंकि जो भाई साहब ने सुपर 100 की बात की है, हम लोगों ने बड़े बड़े टारगेट लिए हैं कि 100 करेंगे, 200 करेंगे, वो केवल फॉर्म भरने की बात नहीं है। भाई साहब की जो योजना है, भाई साहब ने जो बताया है कि इसमें 4 वर्ग बनाएंगे, 4 तरह के प्रशिक्षण होंगे। भाई साहब ने भी बताया था, मैं पुनः याद दिला रहा हूँ लोगों को, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ये प्रवेश के हैं, उसके बाद इनको साधक बनाना है, साधना के बाद इनको स्वयंसेवी बनाना है,
तब ये संगठन में आएंगे, और जो संगठन तक आ जाएगा वही सुपरिटेंडेंट में काउंट में आएगा। तो ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया हमारा काम हो गया। भाजपा की जो अपेक्षा है वो 4 चीजें पूरी होगी तो उसको सुपरिटेंडेंट में हम लोग काउंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग प्रशिक्षण लगातार करें। दूसरा एक बहुत अच्छा माध्यम है, गुरुजन ने गायत्री परिवार की रीढ़ कही है, संपर्क। गायत्री परिवार जनसंपर्क से ही आगे बढ़ता है। हमारे जो भाई समय कम दे पा रहे हैं या हमारे साथ दूसरा भाई नहीं ऐसा कहते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप अकेले निकलिए। आप जो रोज का 1 घंटे का 2 घंटे का समय आपने निश्चित किया है गुरुदेव के लिए, उसमें आप 5 घरों में संपर्क करिए, ज़्यादा नहीं जाना। उन 5 भाइयों से निवेदन करिए, उनको सदस्य बनाइए, धीरे धीरे उनको साधक बनाइए, फिर उनको स्वयंसेवी बनाइए और उनको संगठन में ले आइए, तो आपका सुपरिटेंडेंट का काम हो जाएगा। इसी प्रक्रिया में हम लोग लगातार चलते हैं। वो सब परंपरा पुनः एक बार प्राप्त करें कि हमारे जो संगठन का स्वरूप है, हमारे 3 भाई हम लोग लगभग सब 60 के पास पहुंच रहे हैं, तो हम अपने रिलीवर के रूप में 3 भाइयों को दे रहे हैं जो प्रतिभा संपन्न युवा है और एक बहुत सहज वातावरण में उनको आगे ला रहे हैं, जो बाल संस्कारशाला चलाते हैं, पीडीसी चलाते हैं और अच्छे बहुत पढ़े लिखे और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो मोहन चक्रवेश, रवि चौकसे और सुनील मालवीय, ये 3 को हम प्रतिनिधि के रूप में, सुनील मालवीय 2 जन आ नहीं पाए और हम 3 भाई जो है वरिष्ठ जो है हमेशा युवा प्रकोष्ठ के सदैव कहीं पर भी आवश्यकता होगी हम लोग आ जाएंगे, कोई भी संगठन के काम में, अभियान काम में या कार्यक्रम में। हम दूर नहीं जा रहे हैं, पर इनको भी तैयार करना बहुत दिन तक, ये साथ में चले, काम करें और कुछ सीखेंगे। तो ये प्रकाश सेन जी की और हम तीनों की भावना थी जिसको मैंने व्यक्त किया। बहुत शांति। हमको स्वावलंबन भी चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को भी स्वावलंबन चाहिए। अखिल विश्व गायत्री परिवार का केंद्र रायसेन जिले में कामधेनु सेवा संरक्षण शोध संस्थान काम कर रहा है। वहाँ 42 प्रकार की औषधियाँ हम लोग बना रहे हैं। भोपाल शक्तिपीठ पे उसका विस्तार पटल है, प्रशिक्षण दिया जाता है, पूरा प्लांट वहाँ लगा हुआ है इमलिया गौशाला में। हमारे मध्य प्रदेश के भाई जहाँ भी यदि प्रशिक्षण की व्यवस्था ना हो तो इमलिया गौशाला आ सकते हैं और उनको स्वावलंबन की पूरी प्रशिक्षण 2-4 दिन रहें, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। उसमें थोड़ी सी बात और कहना है कि मध्य प्रदेश से हम लोग आए हैं, हमारे पास में जो भाई के पास में कृषि भूमि है वो अपना हाथ उठाए, चाहे 50 डेसिमल भी क्यों ना हो, 50 डेसिमल से लेकर आगे तक। एक निवेदन छोटा सा करना चाह रहा हूँ। परसों से मेरे को यहाँ आते से प्रेरणा आई है, हम रासायनिक की बात को कम करने का, क्योंकि मैं स्वयं भी उसी में लगा हुआ हूँ। हमारे बड़े भाई दुबे जी भाई साहब ने 3 राष्ट्रीय कार्यशाला करवाई, पूरी भारत से लोग आए। 50 डेसिमल में हम ये संकल्प लेके जाए आज कि हम 50 डेसिमल में हमारे खाने के लिए गेहूं उत्पादन हम बगैर रासायनिक का करेंगे, बगैर पेस्टिसाइड्स का करेंगे। ये एक आंदोलन है। और अभी भाई साहब ने जो रासायनिक खाद के बिना उपयोग की बात कही, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने ये अभियान बहुत टाइम शुरू किया हुआ था। हमारे पापा जी ने ही हम लोग को दिया था, तो हमने खेत में 33 एकड़ जो हमारा है उसमें केवल चने में हम कल्चर का उपयोग करते हैं, चने में केवल कल्चर का उपयोग करते हैं, बाकी पूरा हमारा ऐसे ही होता है। उसमें आज तक एक बूंद भी खाद की नहीं पड़ी। मवेशी भी अपने से जाकर उपयोग करते हैं और हम अपने खाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। पूरा उत्पादन दलहन तिलहन विशेष तौर से उसमें लेते हैं। मूल्य नहीं मिल पाता था पहले, पर पिछले 2 साल से सहारनपुर के कुछ लोग हैं जो कैसे संपर्क हुआ और आके वो टेस्टिंग किया, उन्हें 3 रोल ले गए थे, तो मार्केट से 2-3 गुना रेट हमें दे जाते हैं। टाइम पे आके वो आके ले जाते हैं और उससे प्रेरित होकर 2-3 भाई और किसान हैं, उनने भी 5 एकड़ 10 एकड़ में अभी बंद कर दिया है। तो मैं भी 3 साल में उनका वो टेस्टिंग के लिए आएंगे, मतलब अगले वर्ष 24 में बोले कि हम कैसे टेस्टिंग करेंगे। तो ये तो एक पहले की बात हुई। मैदान जरूर करना है, तो 10 दिन तो हम लोग लगातार काम कर सकते हैं। तो जैसे छिंदवाड़ा है, आसपास के क्षेत्रों में आप हम लोग को बताइएगा, हम लोग बड़े भैया लोगों से बोलेंगे कि आप हमें जरूर बताइएगा। लगातार 10 दिन छिंदवाड़ा और जहाँ पर काम की कमी है वहाँ में जाकर भी जरूर और अपनी प्रतिभा मिशन को लगाएंगे और उनको हम नाम दे रहे हैं हीरे के रूप में। हमारे क्षेत्र में ऐसे कई कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ परिजन हैं, जो अपना पूरा समय समाज को लगा रहे हैं लंबे समय से।
क्योंकि माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और हर कोई चाह रहा है कि इस शताब्दी वर्ष में हमको भी सौभाग्य और श्रेय मिले। ऐसे बच्चों के लिए भी क्या हम के अंदर सब उत्साह का संचार करें, उनका कुछ इनाम दें ताकि वो भी इस जन्म शताब्दी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस अभियान को सफल करें, यही प्रार्थना। शारीरिक व्यवस्था होने के कारण प्राचार्य ने मुझे मना कर दिया कि आप किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकते क्योंकि आपकी महत्वपूर्ण उपयोगिता हमारे कॉलेज में है। हमने कहा कि सर हम इतना काम करते पूरे साल भर, पूरे टाइम आप क्या रहते काम में हम ना नहीं करते, लेकिन हमें किसी कार्य से जाना है। हमारे पेरेंट्स शाजापुर में रहते हैं, सालों हमसे मिल नहीं पाते हैं और उनसे नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे 15 दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो उसके बाद जो है मुझे ईयरली मत दीजिए, लेकिन मुझे जाना है। बहाना बनाया, गुरुदेव की कृपा से 15 दिन की मुझे अवकाश मिला और पूरा 15 दिन मैंने अपने मिशन में वो समयदान दिया। और उसके लिए जिन जिलों में हमने युवा चेतना शिविर कराए थे, कटारी भाई साहब ने इनमें योजना बनाई कि भाई साहब वो आप वहाँ जाइए, उन जिलों की तहसील को थोड़ा देखिए कि इनने जो संकल्प लिया था वो कहाँ तक पहुँचे। मैं सागर में, भोपाल में 3 दिन रहा शक्तिपीठ पर, उसके बाद फिर वहाँ से सागर गया, 2 दिन वहाँ रहे, सारी वहाँ के युवा भाइयों को लेकर के तहसीलों तक संपर्क किया। उसके बाद फिर हम जो है छतरपुर 2 दिन रहे, फिर 2 दिन निवाड़ी और टीकमगढ़ रहे, उसके बाद फिर 2 दिन युवा चेतना शिविर गुना अशोकनगर तरफ गए, तो 15 दिन का संविधान पूरा हुआ। हम जब तहसील स्तर पर गए तो वास्तव में उन लोगों ने कहा भाई साहब कोरोना स्तर पर हम सो गए थे कोरोना के बाद में, लेकिन जब आप आए और ये हमें कहने का थोड़ा मोटिवेशन मिला, अब हमें काम बताइए, हम काम करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम आगे से कोई ऐसा कोई हवन दीप और नवरात्रि करने के बाद हमारा और कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन अब हमें पता चला कि बाल संस्कार ज्यादा चलाना है और हमें जो है युवाओं को जोड़ना है और हमें पर्यावरण के लिए कार्य करना है, नारी जागरण, सारे आंदोलन के उन्होंने कहने के आश्वासन दिया। और उसी का परिणाम ये है कि सागर जो हमारा सुस्त सोया हुआ था, आज यहाँ 4-5 भाई आए हैं, उनकी टोली बन गई और उन्होंने पूरी तहसील में 4 से 5 तहसीलों में तहसील स्तरीय प्रोग्राम बहुत अच्छे से किया और वो टोली कराती है। छतरपुर वाले भाई भी कर रहे हैं, टीकमगढ़ में मैं खुद लगा हूँ, मेरे भाई प्रियेश सेन जो युवा प्रकोष्ठ उनके साथ में हमने 3 से 4 तहसीलों में हमारे युवा चेतना शिविर कर ली है, 2-3 और बची है। और उसके बाद में हम जब जा रहे हैं तो वहां जगा रहे युवाओं को, 200 युवाओं का हम एक व्यवस्थित पुनः नवंबर या दिसंबर माह प्रस्ताव युवा चेतना शिविर करने वाले हैं, जिसमें हम उन हीरो को दिखाएंगे आपको। हम ये कोई आपको वो नहीं दे रहे हैं कि इस प्रकार का बहुत बड़ी बात है, लेकिन रियल में हम बता रहे हैं कि वो 150 से 200 युवा जो हमारे होंगे, वो 200 युवा आप जहां भी हमको बुलाएंगे वो हमारे क्षेत्र को भी जगाएंगे, प्लस हमारे क्षेत्र से अलावा आप कहीं बुलाएंगे तो वहां भी जाकर के वो कार्य करेंगे। और जो युवा सजगता शिविर हमारा झांसी में आ रहा है, उसके लिए भी हम ऐसे 200 युवा हमारे टीकमगढ़ से और पूरे सागर उपजोन से लगभग 500 युवाओं को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार से भाइयों निवेदन है कि समय निकालिए, निश्चित रूप से गुरु का कार्य होगा। भाई साहब हम लोग परसों भी निवेदन किए थे, लेकिन यहाँ पर मऊगंज जिला को जगह नहीं दी गई और ये सबसे निवेदन है कि हमारे मऊगंज को भी इसमें जोड़ा जाए। और काम के मामले में हमारा मऊगंज किसी भी जिले से पीछे नहीं रहेगा। हम लोग बिना किसी सहयोग के, बिना शक्तिपीठ के बिना सहयोग के भी हम लोग अंशदान के लिए 3 लाख रुपए एकत्रित करके मथुरा में दिए थे मंदिर निर्माण के लिए। और वृक्षारोपण भी अब जन अभियान के साथ मिलकर के व्यक्तिगत रूप से करते हैं। लगभग 2000 वृक्षारोपण हम लोग करवाए इस साल कि मिशन के प्रति उनकी क्या जागरूकता थी, इसलिए आपके साथ शेयर करके आया हूँ। 15 जेलों के जेलर और उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए इंट्रैक्शन वर्चुअल कार्यशाला था। तो एक जो प्रतिनिधि आए थे जिन्होंने जेल सुधार पर लगभग 900 प्रश्नों की एक बुक लिखी हुई थी, उन्होंने एक लेक्चर लिया था। तो जब उन्होंने परिचय लिया वहाँ पर, तो उन्होंने कहा 14 बड़ी बड़ी जेलों के जेलर बैठे थे और 15वां मैं बैठा हुआ था। तो उन्होंने सबसे पहले इस ड्रेस में मुझे देखा, तो सबसे परिचय के बाद कहते पंडित जी बीच में कैसे, तो आप खड़े हो जाइए बताइए। तो मैंने नाम बताया अपना, डॉक्टर दयानंद समिले। तो कहते आप डॉक्टर है कि पंडित जी है? तो मैंने कहा मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, गायत्री परिवार का सेवक हूँ और आपने आमंत्रित किया है जेल सुधार में कैसे संगठन काम कर सकते हैं उसके लिए। तो उन्होंने अधिकारियों से इशारों में कहा कि क्या है ये इतनी गोपनीय बात है जो गृह मंत्रालय के द्वारा रखा गया है, बहुत बड़े बड़े जेलों में इंटरनल इशू यहाँ पर डिस्कस होंगे 7 दिन के अंदर, बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, तो इनको बीच में कैसे रख लिया आपने। और उन्होंने लेक्चर के बाद जब उन्होंने कहा कि 2-2 मिनट की वर्चुअल इंटरेक्शन था कि आपको प्रतिक्रिया देना थी, तो उन्होंने सबसे पहले एक कमेंटिंग वे में हमें खड़ा किया था कि आपने कहा कि गायत्री परिवार आप बताइए मेरे लेक्चर से आपको क्या मिला। तो मेरे मन में उस समय थोड़ी देर के लिए डर आया, क्योंकि बहुत वो सभी जितने लोग थे वो सब 60+ और बड़े बड़े रैंक के लोग थे। लेकिन वो 10 सेकंड के अंदर मेरा डर खत्म हुआ गुरुजी का स्मरण करके।
तो हमने पहले नंबर अपने जो सूत्र कहा गया कि पहले कहते हैं कि कभी किसी के बीच में भी हो तो उनके बीच में उनकी तारीफ या उनकी जो अच्छाई है उसके साथ बात को शुरू करना चाहिए। तो मैंने उनसे केवल एक ही बात कहा कि आपके 2.5 घंटे के लेक्चर में जो आपने अपने पूरे जेलर की लीडरशिप के ऊपर जो वर्क दिया, ये हमारे लिए काम का आएगा कि हमारे यहाँ हम लोग क्योंकि जितने जिले के प्रतिनिधि बैठे हैं कि हम जब काम करते हैं तो छोटों के बीच में यहाँ बहुत सारे इंट्रैक्शन होते हैं, बुराइयां होती हैं या समस्याएं होती हैं, तो उनको हम बड़ों से तो शेयर कर लें और उनसे मार्गदर्शन ले लें कि छोटों से क्या ना करें, उससे बात में बात ना करें। ये बात मैंने उनसे कहा कि हमारी सीख है क्योंकि मैं छोटा हूँ। और दूसरी बात हमने कहा कि आपने कहा गायत्री मिशन हमारे लिए क्या काम करेगा या सेंट्रल जेलों में सुधार के लिए क्या करेगा, तो हमने उनसे कहा कि गायत्री परिवार 3 स्तर पर काम कर रहा है। एक तो ये जहां आप लोग कह रहे हैं कि जेलों की संख्या में कैसे कैदी बाहर आए, कैसे कम हो, तो इसके लिए गायत्री परिवार आज जो जुड़ा है, पिछले 4 महीने से हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग देके, मंथली लेखन देके, बार बार इंटरेक्शन करके उनके मन में एक ऐसा बीज बोया है कि जो बाहर आएंगे तो शायद कुछ अच्छे लोग काम करेंगे। तो एक तो ये हमारा बोले, दूसरा कह रहे हैं, दूसरा ये कर्म कर रहे हैं कि कहते आप कह रहे हैं यहाँ लोग सीखें, सुधार सीखें। हम लोग बाल संस्कार शाला के माध्यम से 8 साल से 16 साल के उन बच्चों में जो सबसे ज्यादा वो प्रवृत्ति होती है, जहाँ पर अगर एक बार उनके मन में भर दिया कि आपको नशा नहीं करना, किसी के ऊपर गलत नहीं करना, किसी से बात विवाद नहीं करना, तो शायद वो ज्यादा अच्छा करते हैं। तो हमारी संस्कार शालाओं के माध्यम से नए अपराधी पैदा ही ना हो, और अगर गलती से अपराध कर लिया हो, अगर गलती से किसी कारण से जेल में आ गए, जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग देने में बहुत सारे लोगों को देखा जो गलत फंसाए गए थे, तो हमने कहा अगर वो अंदर होंगे तो हमारा काम वो लोग कर लेंगे। और तीसरा हमने कहा हमारे यहाँ पे क्योंकि संस्कार शाला के माध्यम से, गर्भ संस्कार के माध्यम से आत्माओं का पूजन का करके आगे भविष्य के निर्माण की बात चल रही है। तो ये केवल 3 बातें इसलिए कि उस समय शेयर हुआ था, उन्होंने लंच में मेरे साथ बैठ के ऐसा कहा कि मुझे आज 80 वर्ष की उम्र में पहली बार पता चला कि आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। रामचरित्र मानस में चौपाई जाती है, संत बेटप सरिता गिरि धरणी, परित लाग करई निज करणी, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय परिजासु। हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस गावा। आज हम सब लोग तब कर यहाँ पर आए हैं, परम पूज्य गुरुदेव का काम करने के लिए सब लोग संकल्पित हैं, और यहाँ पर सब लोग संत लोग हैं। संत से कम किसी की भी यहाँ पर भूमिका नहीं है। भगवान जी की भूमिका तो है, पर संत से कम भी किसी की भूमिका नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ, हमारे सिद्धनाथ जी भाई साहब जो शाजापुर के रहने वाले हैं, परंतु अभी सर्विस के कारण टीकमगढ़ गए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही संविधान के लिए। तो मैं तो अपने संविधान की घोषणा करने आया हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों के अंदर उत्साह पैदा हो जाए, इसलिए थोड़ी सी बात कहने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहने लगा हूँ। मैं 2 माह का संविधान देता हूँ युवा प्रकोष्ठ को, और विनय करता हूँ, एक सविनय मेरी प्रार्थना है कि वो 1-1 महीने के अंतराल में ले लिया जाए, क्योंकि निरंतर हम लोग दे नहीं पाते हैं। मेरे घर में जिम्मेदारियां भी, भाई साहब ने कहा कि सब जिम्मेदारियां लिख देना, तो वो मैंने लिख के दे दी है। बाकी चरण हमारे चाल तुम्हारी, नटवर गति ले ताल तुम्हारी, केवल मंच के पात्र मात्र हम, संवेदना विशाल तुम्हारी, और पात्र मंच पर हो जैसा भी वैसा हमें बना दो, गुरुवर अपनी राह चला दो। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अभी जितना भी अपना यहाँ 3 दिन का हुआ, उसमें एक हमारा जो उद्देश्य वो छूट गया था, जो किसी ने नहीं बताया उसको, लेकिन उसके माध्यम से खरगोन में बहुत बृहद रूप में काम हो रहा है, वो है मरणोत्तर संस्कार। आप यदि मरणोत्तर संस्कार कराने जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, मरणोत्तर संस्कार यदि कोई कराता है, वहाँ कराने जाते हैं नर्मदा किनारे, तो उसके बाद में वो जो 9वां 10वां होता है, जो 10वां 11वां, वो भी आप हमारे से ही कराते हैं। तो यहाँ तक हो गया है, उनको इस माध्यम से समझाते हैं कि आप जैसे कि मृत्यु भोज, अपन ऐसे डायरेक्ट बोलते तो नहीं करते वो बंद, और बहुत सारी चीजें वो नहीं करते, इतना खर्चा कर देते हैं भोजन में और उसमें कि व्यर्थ हो जाता है पूरा। लेकिन उनको उस माध्यम से समझाने पर कई लोगों ने, मैं एक आज पॉम्पलेट लाया भी हूँ, भाई साहब को दूंगा, जो प्रज्ञा पाक्षिक में छापे, उसमें कई लोगों ने अपनी जमीन भी दान कर दी है समाजों को, कई मंदिरों में उन्होंने दान किया है, कई स्कूलों को उन्होंने, सरकारी स्कूलों को पंखे लगवाकर, कूलर लगवाकर बच्चों के लिए व्यवस्था करा दी है, वो गायत्री परिवार के माध्यम से। और यहाँ तक हुआ है कि मरणोत्तर संस्कार में हम अब ऐसा ट्रेंड वहां चल गया है कि यदि वो गायत्री परिवार से कराना चाहता है तो हमारी एक शर्त है, हमारी एक शर्त यही रहती है कि यदि वो मृत्यु भोज नहीं कराएगा तो ही हम आपके यहाँ कार्यक्रम करने आएंगे। तो कई लोगों ने मृत्यु भोजन नहीं करवाया, और ये और भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं उनसे लोगों।
यही मेरा कहना था। और लास्ट में मैं एक सूत्र देना चाहूँगा मेरे सारे भाइयों को जो यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि ये भाई कहीं भाइयों को तैयार करेंगे तो इनके अंदर तो वो सूत्र होना जरूरी है। एक सूत्र एक ही है, एक मंचेसना और माइचेसना और फोटेसना, ये 3 चीज मन से हटा देना, आप सारे युवाओं को जोड़ देंगे। उमानंद शर्मा जी हैं लखनऊ, वो सिर्फ एक ही काम कराते हैं अंत्येष्टि का और उसके बाद में ये त्रयोदशी का। तो जब वो त्रयोदशी का कार्यक्रम कराने जाते हैं और अंत्येष्टि कराने जाते हैं तो अंत्येष्टि के दिन वो एक संकल्प कराते हैं कि आप अपने पिताजी के नाम से किसी महाविद्यालय, विद्यालय या संस्थान में वाङ्मय स्थापित कराएं। तो वो जो भी खर्चा कर रहा है उसमें 10,000 रुपये या पहले 7,000 होता तो 7,000 का संकल्प करा लेते थे। उसके बाद में 13 के दिन फिर उसका स्मरण करा देते थे और कहते थे अब हम आपको बताएंगे। फिर वो कोई कॉलेज ढूंढते थे और उस कॉलेज में प्रोग्राम रखते थे, पूरा साहित्य ले जा करके डिस्प्ले सारे स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के युवाओं को और अपने प्रोफेसर्स को सबको इकट्ठा करके उनके डायरेक्टर से एक वाङ्मय की स्थापना कराते थे। और वो जिनने संकल्प किया उनको बुलाते थे और उनसे कहते थे कि ये आप क्या ये वाङ्मय स्थापित कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा 300-350 संस्थानों में अभी तक हो, चाहे वो ईसाई के संस्थान हो, मुस्लिम संस्थान हो, पत्रकार के हों, कोई पेपर का पब्लिशिंग यूनिट हो या फिर आपके IIM जैसे यूनिट्स हों, सब जगह उनने वाङ्मय स्थापित करा दिया। बहुत बढ़िया काम। स्वावलंबन में छोटी से लेकर के बड़ी तक की चीज़ें का मुझे यहीं से प्राप्त हुआ है। जब से जो यहाँ सबसे पहला स्वावलंबन केंद्र प्रारंभ हुआ था शांतिकुंज हरिद्वार में, सबसे पहले से यही से हमने सीखा है। और जहाँ भी प्रांत को लगे अगर हमारे संविधान की तो आप हमें बुला सकते हैं। सभी ग्रामीण क्षेत्र से अधिकतर कार्यकर्ता भाई लोग हैं, सभी के पास जमीन है और जो फल हम खाते हैं वो उनकी गुठली आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित रखें। उन्हें 24 घंटे पानी में डुबो के रखें और 24 निकालने के बाद 24 घंटे कपड़े में ढाक के रखें, तो वो अंकुरित हो जाएंगे। और अंकुरित हो जाने के बाद उन्हें पानी वाले डिस्पोजल में या पन्नी में गड़ा दें तो शीघ्र अंकुरित होकर वो वृक्ष का रूप ले लेते हैं। कि हमें ना थोड़ा सा अवेयरनेस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देखो घर का मुखिया जो होता है ना, पति, वो खूब तेजी से कमाने पे ध्यान देता है, लेकिन उसको पता होता है कि पत्नी जो है ना घर में वो अवेयर लेगी। आज हमारे साथ कहीं ना कहीं एक अभाव ये नजर आया कि हम जितने भी आयोजन प्रयोजन जितने भी कर रहे हैं उसके लिए जो युवा निकल के आता है, चाहे बाल संस्कार शालाओं के बच्चे निकल के आते हैं, चाहे स्कूल से बच्चे निकल के आते हैं, उनको संभालने के लिए हमारे पास एक टीम होना चाहिए। और वो टीम ऐसी हो, वरिष्ठों से निवेदन है कि वो वरिष्ठ परिजनों की एक टीम ऐसी गठित कर ले हर जिले में, जो भले 5 हो 10 हो। तो क्या होगा कि वो केवल कुशल क्षेम पूछ ले, परिजनों से कुछ अच्छी बातें कर ले, उनकी कुछ समस्याओं को पूछ ले, तो निश्चित रूप से हमारा एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि कार्यक्रम तो हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज अवेयर लिया होता तो आज फिर से हमें पुनः बैठना नहीं पड़ता। मेरा नाम महेश शर्मा है और मैं छतरपुर जिले से आया हूँ। पेशे से मैं पटवारी हूँ। मैं स्वावलंबन से संबंधित जो भाई साहब ने भी बात बोली है, तो मैंने ग्रास रूट लेवल पे मैं मतलब ग्रामीण स्तर पे काम करता हूँ। पटवारी का काम ही ग्रामीण स्तर पे काम करना होता है। तो मैंने ये देखा है और मतलब एक वास्तविकता देखी है कि एक 25 से 35 वर्ष का जो युवा है उसके सामने पहला जो मतलब एक एम होता है, एक चैलेंज होता है, वो रहता है कि अपने आप को पहले स्थापित करे। वो सबसे पहले मतलब एक उसके लिए मतलब एक रोजगार का एक साधन हो, वो वेल एस्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद वो समय दे किसी अन्य चीज़ों में। ये एक वास्तविकता है। तो जो हम सारे लोग हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको ऐसी परिस्थितियाँ मतलब माहौल ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध कराएं, उनको मोटिवेट करें, उनको एक ऐसे मतलब साधन उपलब्ध कराएं और ताकि वो भी अपना कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सके, उनको एक रोजगार का एक साधन मिले और उसमें वो अच्छी तरह से स्टेबलिश हो जाए। उसके बाद वो मोटिवेट होंगे, हमसे जुड़ेंगे और गायत्री परिवार से भी जुड़ेंगे। एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान में मतलब सिर्फ 10 से 15% लोग हैं जो अच्छी तरह से जिनको रोजगार मिल पाता है 25 से 35 वर्ष की उम्र में। बाकी 80 से 85% लोग हैं जो बेरोजगार रहते हैं, जो इसी में चैलेंज में घूमते, मतलब यही उनके पास एक चैलेंज रहता है। तो हम सब इसके लिए प्रयास करें और बाकी जैसे सबको तो शांतिकुंज यहाँ स्वावलंबन केंद्र में नहीं भेज सकते, तो वहाँ पर हम ये प्रयास जरूर करें। सारे युवा भाइयों को
जिन्होंने हम लोगों के आग्रह पर, हम लोगों के निवेदन को स्वीकार करते हुए इस आंदोलन को, जो परम पूज्य गुरुदेव का जो एक लक्ष्य है, जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए आप लोगों ने जो हमको सहयोग दिया और उस सहयोग के रूप में आप यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाला। जैसे भैया ने, केदार भैया ने कहा था, दुबे भाई साहब ने, कि अपना टिकट, अपना समय, अपना श्रम, अपनी समस्याओं और अपने कष्टों के साथ में भी आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और लगभग संभवतः यही कारण है कि हम गायत्री परिवार एक किसी भी आध्यात्मिक संस्थाओं की अगर हम बात करें, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं की बात करें, तो शीर्ष पर हम लोग इसीलिए है कि हर व्यक्ति हमारा नीचे तक के स्तर का जो हमारा एक यूनिट है, मतलब हर परिजन जो हमारा एक, वो अपने आप में इतना परिपूर्ण है जिसकी वजह से हमारे संगठन कभी हिल नहीं पाए। मैं स्मरण करना चाहूँगा, यहाँ पर एक ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था और आनंद भाई साहब भी थे और हम लोग उस समय यहाँ आए थे, और एक अतिथि को ज्ञान दीक्षा में अक्सर बुलाया जाता है। तो शांतिवन के मंच पर एक कार्यक्रम हुआ और उस अतिथि वो भी संत समाज के थे और उन्होंने कहा कि मैं इतने करोड़ का प्रतिदिन का व्यक्ति हूँ, और उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि हम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और इस क्षेत्र में इतना कार्य कर रहे हैं और हम लोग इतना इतना काम करते हैं, तो हमारा जो इस प्रकार का जो कार्य क्षेत्र है वो करोड़ों का है। तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि हम बहुत गरीब संस्था है, हम करोड़ों में नहीं खेलते हैं, हमारे करोड़ों में हमारा कोई साम्राज्य नहीं है। अगर हमारे पास कुछ है संपत्ति के रूप में तो वो करोड़ों का ही है। तो मित्रों, आप सब हमारी शक्ति हैं, जो गुरुदेव कहते हैं कि इस समन्वय शक्ति के साथ में जो हम लोग सिनर्जी की बात करते हैं ना, कि हर अलग अलग एनर्जी मिलकर एक शक्ति बनती है, तो आप सब लोग यहाँ शक्ति के रूप में इकट्ठे हुए हैं। आप सब लोग नहीं आए होंगे तो आपको किसी ने धमकाया होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, उसके लिए मैं यहाँ आने के बाद आप लोगों को अगर ठहरने में भी कष्ट वष्ट भी हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा। लेकिन धन्यवाद पुनः मैं हमारे राष्ट्रीय कार्यालय को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई, यहाँ की शांतिकुंज की पूरी व्यवस्था के लिए भी, जिन्होंने आप सब लोगों को इतने अच्छे तरीके से समायोजित किया। श्रद्धेय शेख जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और आदरणीय चिन्मय भैया, शांतिकुंज की व्यवस्था, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से हम सब लोगों को इतना स्नेह दिया है कि हर व्यक्ति यहाँ बार बार आने के लिए लालायित रहता है। आप सब लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय ये भी है कि अभी जब विदाई का सत्र प्रारंभ हुआ और मैं आके यहाँ बैठा ही था, तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब और शेख जी की ओर से पुनः बुलावा आया और मैं तुरंत ऊपर गया। उन्होंने आप सब लोगों से कुशल से पूछा, जी ने, कि आप सब लोग रहे, आज सब लोग जा रहे हैं, आप सब लोगों को कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। इस सब बातों के लिए जी ने मतलब एक जो कहें कि एक माँ के रूप में उन्होंने जो स्नेह आप सब लोगों को तो प्रेषित किया है, मैं अपने संभवतः शब्दों के माध्यम से तो शायद उसको प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप मेरी भावनाओं को समझकर अपने आप तक जरूर ग्रहण करने का प्रयास करें। मैंने उनसे निवेदन भी किया कि जो बड़े लक्ष्य या जो कहें कि बड़ी कार्य योजना हम लोगों ने तय की है, उसके बारे में उनको मैंने अवगत भी कराया है। और जैसा कि कल भी यहाँ चर्चा हुई और आज हम लोग 3 भागों में बैठे हैं, तो मैं एक बार पुनः आपको ये बता भी देना चाहूँगा कि हम लोगों ने कार्य की दृष्टि से हमारा प्रांतीय जो युवा प्रकोष्ठ है, हमारे जो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की जो हमारी संयोजन समिति है, हमारी आंदोलन समिति है, वो तो सब यथावत है, तो पूरे प्रांत के लिए कार्य कर रही है। लेकिन उसके अलावा कार्य की सरलता, सहजता, सुगमता के लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभक्त किया है। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि एक हमारा पूर्वांचल हो, एक हमारा पश्चिमांचल है और एक हमारा मध्य उत्तरांचल हमारा जो पूरा है, उसको 3 भागों में विभक्त किया है। हमारा जो पश्चिम क्षेत्र है, जो पश्चिम मध्य प्रदेश या पश्चिमांचल की बात करें, उसमें हमारा ओंकारेश्वर या खंडवा जो हमारा उपजोन है, उसके अलावा इंदौर और हमारा उज्जैन उपजोन, ये 3 उपजोन उसके अंतर्गत आएंगे और ये लोग मिलकर एक यूनिट के रूप में कार्य करेंगे।
और जो हमारा पूर्वी जोन है, जो हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र है, जो लगभग मान के चले, क्योंकि सबका हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि सबसे प्रांत में सबसे अच्छा बढ़िया जोरदार जो कार्यालय है वो हमारा जबलपुर में है। तो जबलपुर के माध्यम से और उस क्षेत्र में हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम ये अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारे जबलपुर के बड़े भाइयों से कि उनके माध्यम से उस क्षेत्र को हम लोग अब अच्छे से हम एड्रेस कर पाएंगे, वहाँ तक पहुँच पाएंगे हम सब लोगों तक। तो वहाँ पर जबलपुर है, हमारा छिंदवाड़ा उपजोन है, उसके अलावा रीवा और अमरकंटक। अमरकंटक में श्रद्धेय डॉक्टर साहब दीजी के जाने का एक प्रोग्राम भी बन रहा था और उसके बाद वो निरस्त हो गया। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कभी न कभी वो तो तय होगा ही सही, तो पुनः हम सब लोगों के ऊपर फिर एक जिम्मेदारी होगी उस आयोजन के लिए भी बड़ा कार्य करने के लिए। और उसी प्रकार तीसरा जो हमारा है वो मध्य उत्तरांचल का पूरा क्षेत्र है, या कहें कि जो उत्तर वाला पूरा हमारा भारत में मध्य प्रदेश का हिस्सा है उसके लिए है, और जिसके अंदर भोपाल, सागर, गुना और ग्वालियर ये 4 उपजोन है। और सबसे अच्छी प्रगति बहुत अच्छी तेजी से मतलब हमने जो इस शॉर्ट पीरियड में देखी वो ये देखी, जैसे आचरण भाई साहब कह रहे थे कि करने से होता है, जब आप करते हैं तो होता जरूर है। तो कटारे भाई साहब, धाकड़ भाई साहब और उसके साथ में जो पूरी टीम रही, खजूरिया जी और इन सब लोगों ने मिलकर उस क्षेत्र में, सुरेंद्र प्रजापति जी, सब लोगों ने मिलकर उस क्षेत्र में जो कार्य किया, तो उस पूरे क्षेत्र की हम बात करें, हमारा बुंदेलखंड बघेलखंड से जो हमारा लगाव क्षेत्र है, चंबल से लगाव क्षेत्र है, उसमें लगभग 15 जिलों में हम लोग प्रांतीय मतलब एक दिवसीय युवा चेतना शिविर हम लोग कर पाए, और वो बहुत ही कम समय में हम लोगों ने उसको कर लिया है, क्योंकि करने से होता है। जो लोग करने के लिए निकले तो निश्चित रूप से वो कर पाए हैं। पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी, जिनकी सूक्ष्म पावन दिव्य करुणामयी उपस्थिति में माता जी के पवित्र आंचल की छाँव में हम लोग विगत 3 दिन से यहाँ समागम में बैठे हुए हैं। आप निश्चित मान के चलना, मैंने आपका प्रारंभ में प्रथम दिवस स्वागत अभिनंदन किया था इस भाव के साथ में कि आपको भगवान ने यहाँ बुलाया, गुरुदेव ने आपको बुलाया। और आप सच पूछें तो आप देखेंगे ना पूरी प्रक्रिया को आने की, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बरबस हमारी व्यवस्था बनती चली गई। कोई बना रहा है, कोई बुला रहा है, कोई प्रेरणा भर रहा है कि चलो कहीं से पुकार उठी है उससे सुनो। और आप सब लोग यहाँ आए, और जब आप आए तो ये बात स्पष्ट हुई कि आप भगवान के चयनित व्यक्ति। हमारे भाइयों ने जो भी पुरुषार्थ किया, क्रांति युवा प्रकोष्ठ ने आप सबको चुन चुन कर बुलाया। ये प्रेरणा भी उन्हीं की थी कि किन का नाम रखा जाए, किन को बुलाया जाए। तो प्रथम स्वागत तो आपका ऐसी भाव के लिए था कि आप चुने हुए लोग यहाँ आए। दूसरी बात मैं ये निवेदन करता हूँ कि आज भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। कोई विदाई नहीं, विदाई की बेला जैसा भाई साहब कह रहे थे और भाई आशीष उस समय उनके संभाषण के पूर्व में आप सबको बता रहे थे, जहाँ ये एक बहुत संवेदना करुणा से भरी हुई बात होती है कि हम लोग शारीरिक रूप से बिछड़ते हैं, परंतु वहीं एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े संकल्प की बात है कि हम लोग किसी संकल्प के साथ विदा हो। तो निश्चित ही उन्होंने कहा था कि ये जैसे किसी रण में जाने वाला तिलक है। तो ये जो विदाई का क्रम है हमारा, इसमें भी मैं आपका स्वागत ही करता हूँ कि आपने बहुत शुभ संकल्प लिए हैं, और जो विगत 3 दिन में एक अलग तरह का वातावरण यहाँ निर्मित हुआ। यहाँ कोई भाषण जैसा भाव शुरू से नहीं था। पहले दिन से ही हमने आपसे निवेदन किया था कि भाषण की बात नहीं है, यहाँ बात है परस्पर विचार विमर्श की, मंथन की, चिंतन की।
तो ये जो चिंतन शिविर के रूप में ये गोष्ठी का स्वरूप उभर कर आया और आप सबने उसमें भागीदारी की। मैं भी भैया से कह रहा था कि हर व्यक्ति मुखर हो उठा, हर व्यक्ति ने अपनी बात कही, हर एक के मन में विचार कौंधा, हर आदमी ने योजना बनाई, हर एक ने संकल्प किया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम भाषण का क्रम रखते तो शांति कुंज में हमारे प्रवचन करने वाले, भाषण देने वाले भाइयों की कोई कमी नहीं है। भगवान गुरुदेव की कृपा से सबकी प्रज्ञा जागृत है और आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। परंतु उससे हटकर मार्गदर्शन वाली बात नहीं, कहने वाली, प्रवचन वाली बात नहीं, आपके भीतर की जो मंगलमयी चेतना है भगवान की, वो जागृत हो उठे। आपके भीतर का दीप प्रज्वलित स्वतः हो जाए भगवान की कृपा से, उनके स्पर्श से इस पावन भूमि में। ये प्रयास यहाँ दिखा कि आप सबका अंतर्दीप जला, आप सबके भीतर नवीन नवीन प्रेरणाएं आई। आप सब ने इसी कारण बहुत शुभ संकल्प किए। संकल्पों का स्वरूप हमारे सामने आया है। अभी तक कुल मिलाकर 37 जिलों का हमारे पास आया, 36 का। अभी बाकी 17 जिले और बचे हुए हैं। तो वो भाइयों से भी निवेदन है कि वो अपना संकल्प पत्र जो जिला स्तरीय भरा है उसको दे दीजिए, ताकि आपके संकल्पों में, प्रदेश के संकल्पों में उसको समाहित किया जा सके। तो सर्वप्रथम तो ये बात थी जो आपसे कहने की थी कि सच में आप स्वागत के योग्य हैं। हमने 3 विषय चुने थे। एक विषय था हमारा संगठन, कि हम कैसे संघबद्ध होकर के काम करें। तो जिसमें जो सर्वप्रथम विषय था वो था सुपर 100 यूथ का। ऐसे युवा जिन्हें हम हीरे कह सकते, जिनको हम गुरुदेव के चरणों में, माता जी के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। ऐसे 100 युवाओं को गढ़ने की बात, ढूंढने की बात, जैसे हम लोग पहले भी कहा करते थे कि युवा प्रकोष्ठ का जो कार्यक्रम है वो युवाओं के साथ में 4 चरण में पूरा होता है। पहला चरण है खोज का, कि ऐसे शानदार सुपर युवाओं की खोज की जाए। दूसरा चरण है प्रशिक्षण का, कि आप युवाओं को प्रशिक्षित करें। तीसरा चरण है संगठन का, कि उनको संघबद्ध करें। और चौथा चरण है नियोजन का, कि उनको किसी बड़े काम में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। तो ये चारों काम हमको अभी ये सुपर यूथ के साथ करना पड़ेगा। अभी आप जो कर रहे हैं वो खोज का क्रम है। आप खोज रहे हैं, आपने किसी बहुत सारे जिलों ने 100 युवाओं की सूची बना ली, उनका फॉर्म भरवा लिया, बहुत अभिनंदनीय। एक बार इनके लिए तालियां जिनने काम पूरा कर लिया। दूसरा जो काम अब आ रहा है, जिनने नहीं खोजा वो लोग खोजें। तो खोजने की प्रक्रिया जारी रखिए। भैया अभी कह रहे थे, विवेक भैया, कि जैसे किसान के बच्चे को किसानी सिखाने की आवश्यकता नहीं है, व्यापारी के बच्चे को व्यापार नहीं सिखाना पड़ता, वैसे ही हमारे जो गायत्री परिवार के परिजन हैं उनके बच्चों को हमको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। सच्चे सुपर यूथ तो हमारे परिवार के युवा युवती हैं। तो ये जो खोज चल रही है, इसमें ये भी एक दायरा हो सकता है कि हम अपने परिवार के ही शानदार युवकों की सूची बनाएं। कि जितने बड़े कामों की सूची हमने बड़ी फहरिस्त बनाई है, और भी अनेक अभी विचार पूरे नहीं आए। ज़्यादा समय होता तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई नया आंदोलन उसके मन में उमड़ता घुमड़ता रहता है। तो और भी कार्यक्रम आएंगे। जिम्मेदारियां अभी तो शांतिकुंज से नहीं बांटी गई, ये तो आपने निर्णय किया। भीतर अभी भी उनका ईमान और धर्म बचा हुआ है, जो कुछ करने की भगवान के प्रति समर्पण के रात दिन सोचते रहते हैं, जिनकी आत्मा अकुलाती रहती है कुछ अच्छा करने के लिए। तो निश्चित रूप से संगठन की पहली जरूरत, संगठन की पहली जरूरत, आप जरा स्मरण करें हमारी पूरे इतिहास को। हमारी गुरु सत्ता ने सर्वप्रथम साधना का क्रम किया, 24 वर्ष के 24 महापुरुष शरण, और उसके साथ साथ पूरे देश भर में हजारों लोगों को गायत्री की साधना के लिए प्रेरित करने का काम। पहला काम साधना का हुआ, जो हम लोग कर रहे हैं, कर चुके। दूसरा, गुरुदेव ने जैसे ही पूर्णाहुति की और उसके बाद में 1958 का जब यज्ञ हुआ सहस्त्रवेदी, उस यज्ञ में गायत्री परिवार के संगठन की घोषणा की गई। और पहले चरण में 4 लाख लोगों को गायत्री परिवार में सूचीबद्ध कर लिया। तो संगठन हमारा
अभियान की तरफ चलने का, युग निर्माण की तरफ चलने का पहला चरण जो था वो हमारा संगठन के रूप में उभर कर आया, एक साधक का। एक साधक क्या करे। दूसरा चरण हम देखते हैं कि लंबे समय तक हमारे संगठन के लोगों को पूज्य गुरुदेव ने गढ़ा। अलग अलग ढेर सारे सत्र हुए, चाहे प्राण प्रत्यावर्तन का सत्र हो, चांद्रायण सत्र हो, अंत ऊर्जा जागरण का सत्र हो, कुंडली जागरण के सत्र हो, ना जाने कितने किस्म के साधना के प्रयोजन, प्रशिक्षण के प्रयोजन चलते हैं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।